हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आप अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो चीज वो है जो हमने कल स्टडी किया था। ठीक है। डिफ्रैक्शन पैटर्न को यूज करके डेविसन और गर्मर ने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। और ये सब डिस्कशन जो हमने किया था, उस डिस्कशन के अंदर हमने एक चीज नोटिस की थी कि कोई भी सिचुएशन में जब भी हम कोई प्रॉब्लम को शुरू करते हैं, तब प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम वेव नेचर को लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या फिर पार्टिकल नेचर को लेके क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये था कि हमको कैसे पता चले कि यहाँ पे मुझे वेव नेचर लेना है, यहाँ पे मुझे पार्टिकल नेचर लेना है। हो सकता है ना, कोई मान लो अपना रिसर्च कर रहा है, वेव नेचर लेके रिसर्च कर रहा है 2-3 साल के बाद उसको पता चले कि यार ये तो पार्टिकल नेचर लेना था। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब डिफाइन प्रिसाइजली करना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम पार्टिकल नेचर से सॉल्व कर पाएंगे या फिर हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वेव नेचर से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तरीका कैसे डेवलप करेंगे, कि कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आता है, तब उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वेव नेचर या पार्टिकल नेचर से सॉल्व किया जाए। तो इस तरीके के लिए सबसे इंटरेस्टिंग काम किया जो था हाइजेनबर्ग ने। आप सब जानते हो, शायद आपने सुना भी होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आपको आइडिया देता है कि जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आता है, तब वो प्रॉब्लम को आप पार्टिकल नेचर से ट्रीट करोगे या फिर आप वेव नेचर से ट्रीट करोगे। तो आइए समझते हैं ये कैसे होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या स्टडी करना पड़ेगा भाई? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तो लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर लेक्चर विद दिस अमेजिंग प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल में है क्या? बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल ऐसा कहता है कि जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पार्टिकल के साथ डील कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में ये पार्टिकल के लिए या तो आप पोजीशन को मेजर कर सकते हो या तो आप मोमेंटम को मेजर कर सकते हो। अब ये चीज क्या है एग्जैक्टली समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखा था कि डी ब्रोगली था, उसने नेचर की सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए उसने क्या बोला, उसने ये बोल दिया कि भाई नेचर में सिमेट्री होती है और उसकी वजह से अगर कोई वेव जो है पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है, तो कोई पार्टिकल यानी मैटर भी वेव की तरह क्या कर सकती है, बिहेव कर सकती है। और अगर कोई पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसका फॉर्मूला भी क्या किया, डी ब्रोगली ने बताया। अब ये वेव नेचर पार्टिकल नेचर दोनों यहां पे जुड़ गए, दोनों को वैलिडिटी मिल गई। ठीक है। तो ये मैटर वेव पिक्चर जो है, पार्टिकल और वेव का पिक्चर एक जगह पे इनकॉर्पोरेट करने वाली जो बात है, वो किसने की, हाइजेनबर्ग ने की। क्योंकि क्वेश्चन तो यही आता है ना, अगर बहुत ही बेसिक लेवल पे जाए, अगर मैं मान लेता हूं कि एक स्कूल का बच्चा जिसको कुछ फिजिक्स के बारे में पता नहीं है, उसको अगर आप कोई बोल दो कि वेव भी होता है पार्टिकल भी होता है, और अगर कोई वेव को पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जा सकता है तो पार्टिकल को भी वेव की तरह ट्रीट किया जा सकता है, ऐसा आप स्टेटमेंट किसी को बोल दो, तो दिमाग में पहला ख्याल ये आएगा कि कोई पार्टिकल को वेव की तरह अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वेव कैसा होना चाहिए। वो वेव जो पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, वो वेव दिखने में कैसा होना चाहिए, वो वेव कैसा होना चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाते हैं, सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सब चीजों को डील करने के लिए यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। जरा समझने की कोशिश करते हैं, चलिए। मैथमेटिकली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कट अपॉन 2। अब आप सोचोगे ये एच कट क्या है, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कट अपॉन 2
वेयर एच कट जो होता है वो h अपॉन 2 पाई होता है। तो इस प्रिंसिपल को अगर हम h के फॉर्म में अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, सॉरी, तो ये h अपॉन क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन h अपॉन 4 पाई के फॉर्म में मैंने नहीं लिखा है, मैंने h कट के फॉर्म में लिखा है। लेकिन अगर आप ऐसा h के फॉर्म में भी लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये होता है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज नियरली इक्वल टू एच कट, नियरली इक्वल टू एच कट, समझ लो। ठीक है, ये एक अप्रोक्सीमेशन है। ये अप्रोक्सीमेशन ऐसा क्यों है वो अभी समझने की जरूरत नहीं है। हमारे फिजिक्स के अंदर जब भी एटॉमिक लेवल पे या फिर बहुत अच्छे पार्टिकल और वेव नेचर के साथ डील कर रहे हो, तब ये अप्रोक्सीमेशन जो है वो बहुत ही इफेक्टिव रहता है, ऐसा मान लो अभी। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कट, ये होगा हमारा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करें या फिर जब भी थियोरी लिखे। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर में डेल्टा एक्स क्या है, तो डेल्टा एक्स जो है वो अनसर्टेनिटी है। किसकी अनसर्टेनिटी है भाई, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ओके, और यहां पे डेल्टा पी भी है जिसको हम बोलेंगे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, है कि नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मान लो डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हो जाए, ठीक है, तो ये डेल्टा पी टेंस टू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या मिलता है भाई, कांस्टेंट मिलता है। और उस कांस्टेंट मिलने वाले प्रोडक्ट की वजह से डेल्टा एक्स और डेल्टा पी जो है वो एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अगर एक चीज 0 की तरफ जाएगी तो दूसरी चीज इनफाइनाइट की तरफ अपने आप जाएगी। अगर डेल्टा एक्स अगर इनफाइनाइट की तरफ जाता है तो डेल्टा पी कहां जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी दिखाता है पोजीशन में, और पोजीशन की अनसर्टेनिटी अगर 0 की तरफ जाती है मतलब पोजीशन सर्टन बनती जाती है। पोजीशन की अनसर्टेनिटी का 0 की तरफ जाना, इसका मतलब क्या है कि पोजीशन का सर्टन बनते जाना। अगर पोजीशन सर्टन बनती जाएगी तो डेल्टा पी विल टेंस टू इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम का अनसर्टन हो जाना। समझे कि नहीं समझे, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, पोजीशन अगर सर्टन है तो मोमेंटम अनसर्टन होगा। अनसर्टन मतलब आप उसको प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, और सिमिलरली अगर मोमेंटम सर्टन है, फॉर एग्जांपल मोमेंटम अगर सर्टन है, इसका मतलब है कि मोमेंटम में कोई बड़ा चेंज नहीं आया है, उसके अंदर अनसर्टेनिटी ज्यादा नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में पोजीशन क्या हो जाएगी, अनसर्टन हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ऐसे पार्टिकल के लिए आप या तो उसकी पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हो या तो आप उसको क्या कर सकते हो, मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे क्लासिकल फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। अगर आप मान लो आप एक व्हीकल लेके जा रहे हो, आप एक्टिवा लेके जा रहे हो, तो आप एक्टिवा लेके जा रहे हो, ऐसी सिचुएशन में आपके एक्टिवा की पोजीशन और आपके एक्टिवा का मोमेंटम, ये दोनों प्रिसाइजली मेजर किया जा सकता है। ऐसा है ही नहीं कि दोनों में से एक ही मेजर कर सके। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये चीज अनसर्टन हो जाती है। या तो आप पोजीशन मेजर कर सकते हो या तो आप मोमेंटम मेजर कर सकते हो। ऐसा मैंने नहीं बोला। ऐसा कहां पे बोला, किसने बोला, हाइजेनबर्ग ने बोला। हाइजेनबर्ग ने ये प्रिंसिपल अपना दिया, उसको कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप जरा यहाँ पे फिगर में जरा देखो, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ जो फिगर आपको दिख रही है, यहाँ पे देखो डेल्टा एक्स लार्ज है तो एम्पलीट्यूड वाला फैक्टर जो डेल्टा पी है वो स्मॉल है। जब आप डेल्टा एक्स को स्मॉल करते हो तब वो एम्पलीट्यूड वाला फैक्टर डेल्टा पी जो होता है वो क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। ये जस्ट रिजेम्बलेंस है, समझ लो, ये रिजेम्बलेंस है समझने के लिए कि एक चीज कम होती है तो दूसरी चीज कैसे इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये प्रिंसिपल समझने के बाद उसको कैसे अप्लाई करेंगे, उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जरा ध्यान से देखो, एक और चीज यहां पे मैं बताता हूं। डेल्टा एक्स जो है
डेल्टा पी के साथ मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यू क्या आती है, एच कट आती है। चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, ध्यान से देखना, हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला पता है मोमेंटम का। मोमेंटम का फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन सी। आई होप यू आर रिमेम्बर, यू नो इट वेरी वेल। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे डेल्टा एक्स को सी से डिवाइड करता हूं और डेल्टा पी को सी से मल्टीप्लाई कर देता हूं। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टेंट। जस्ट सी से मैंने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। डेल्टा एक्स एक डिस्टेंस है, नीचे क्या है, स्पीड। स्पीड आ गई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी। और यहां से आपको क्या पता चलेगा, P इज इक्वल टू ई बाई सी है, तो E क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा। तो डेल्टा P इंटू सी क्या हो जाएगा, ये डेल्टा E हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एच कट। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, डेल्टा E इंटू डेल्टा टी इज नियरली इक्वल टू एच कट। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी। इसको बोला जाता है एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी। जैसे पोजीशन मेजर करो तो मोमेंटम मेजर नहीं हो सकता, मोमेंटम मेजर कर सकते हो तो पोजीशन मेजर नहीं हो सकती। सिमिलरली यहां पे कुछ ऐसा रिलेशन होगा एनर्जी और टाइम के बीच में। ठीक है, आप अगर एनर्जी को परफेक्टली मेजर करना चाहते हो तो आप टाइम को परफेक्टली मेजर नहीं कर पाओगे, एंड वाइस वर्सा। तो एक एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी भी होता है, कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग में फटाफट कैलकुलेशन करने में ये काम आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। तो चलिए अब इस पर्टिकुलर चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो हमको कैसे हेल्प करता है चूज करने में, कि जब हमारा प्रॉब्लम हमारे सामने आए तो वो प्रॉब्लम में हम पार्टिकल नेचर को लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या फिर हम वेव नेचर को लेके सॉल्व करेंगे। उसको समझने के लिए भी एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा जो है वेव पैकेट। अब वेव पैकेट है क्या, समझ लीजिए, मान लीजिए यहां पे एक बीच में आपको डॉट दिख रहा है, यू कैन सी दैट, ये आपका पार्टिकल है। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के हिसाब से कोई पार्टिकल जो है वो भी क्या कर सकता है, वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो अगर इस पार्टिकल को, अगर ये पार्टिकल एक वेव की तरह बिहेव कर सकता है तो वो वेव कैसा होना चाहिए, वो मैटर वेव, उसको मैटर वेव बोलते हैं, तो वो मैटर वेव कैसा होना चाहिए। तो ये वेव को डिराइव करने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है, मान लेना ये एग्जांपल है। मान लो ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल की इफेक्ट मान लेते हैं कि इतने रीजन में होती है। ये पार्टिकल की इफेक्ट जो है वो इतने रीजन के अंदर होती है। कितने रीजन के अंदर भाई, इतने रीजन के अंदर। तो अगर इस पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने वाला वेव अगर मुझे लेना है तो वो वेव भी क्या हो जाना चाहिए, इतने रीजन तक लिमिटेड रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो वेव इनफाइनाइट लेंथ तक चलता रहे, वो वेव का भी बाउंड्री क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो मैथमेटिशियन था, मैथमेटिशियन का नाम था फूरियर। उसने ये कैलकुलेशन किया था और उसके कैलकुलेशन के हिसाब से, ऑल्दो फूरियर ने जो अपना काम किया था वो सेपरेट काम किया था, इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस, बट वो फूरियर का जो वर्क है वो एग्जैक्टली यहां पे क्या आता है, काम आता है। फूरियर ने ऐसा बोला था कि जब आप कोई एक वेव लेते हो, उस वेव के अंदर कोई दूसरा, एक रैंडमली दूसरा कोई वेव सुपर इम्पोज करो, फिर उस दोनों के जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट के अंदर आप कोई तीसरा एक वेव सुपर इम्पोज करो। ऐसे मल्टीपल वेव, ये हार्मोनिक वेव्स होने चाहिए। ये कौन से वेव होने चाहिए भाई, हार्मोनिक वेव्स होने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे हार्मोनिक वेव्स को सुपर इम्पोज करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो क्या होगा, पहले वेव आपका ओरिजिनल वेव ऐसा दिखता था, सुपर इम्पोज करने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे सुपर इम्पोज होते 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 वो वेव कुछ ऐसा दिखने लगेगा। मतलब उसकी जो रीजन है ना, एम्पलीट्यूड वाली जो रीजन है ना, वो क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। एम्पलीट्यूड वाली रीजन लिमिटेड हो, ऐसा नहीं है कि इस रीजन में, ये आउटर रीजन में आपको एम्पलीट्यूड नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, लेकिन वो एम्पलीट्यूड इतना कम मिल रहा है कि उसकी कंपेयर में ये रीजन में, बीच वाले रीजन में मिलने वाला एम्पलीट्यूड क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई ऐसा वेव मिले, तो ऐसा वेव लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे हार्मोनिक वेव को क्या करना पड़ेगा, सुपर इम्पोज करना पड़ेगा। कितने, 2, 4, 5, हो सकता है 10 लाख भी हो, 5 करोड़ भी हो, कुछ भी हो। ये तो प्योरली आपको सोचना है कि आपको आपका पार्टिकल जो है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये अपना पार्टिकल है,
ये पार्टिकल की जो रेंज है वो इतनी है, मतलब मान लो कि पार्टिकल की इफेक्ट है वो इस बाउंड्री के अंदर है, तो मुझे क्या करना है, ऐसा वेव चूज करना पड़ेगा जो वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो इस बाउंड्री के अंदर क्या हो, प्रीडोमिनेंट हो, बहुत बड़ा हो, और उस बाउंड्री के बाहर क्या हो जाए, वो बहुत छोटा हो जाए। ऐसा आप मान लो, अभी ऐसा आप मान लो। तो ये जो वेव मिला जो इस पर्टिकुलर रीजन में डोमिनेंट है, ऐसा वेव जो है दैट कैन एक्ट एज अ मैटर वेव फॉर दैट पर्टिकुलर पार्टिकल। समझ में आया? वो कोई भी पार्टिकल के लिए मैटर वेव कैसा होगा वो बनाने का काम, वो काम कैसे किया जाता है, तो कि बहुत सारे हार्मोनिक वेव का समेशन किया जाता है, और ये सारे समेशन से हमको जैसा डिजायर्ड वेव चाहिए, ठीक है, वैसा डिजायर्ड वेव जब तक ना मिले तब तक हम क्या करेंगे, बहुत सारे हार्मोनिक वेव को सम अप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, एक वेव मिल जाएगा। ये रेड वाला जो वेव है वो वही मैटर वेव है जो बहुत सारे हार्मोनिक वेव के सुपरपोजिशन की वजह से मुझे मिला है। इस मैटर वेव को हम क्या बोलेंगे, वेव पैकेट बोलेंगे। क्यों वेव पैकेट बोलेंगे, क्योंकि ये एक वेव नहीं है, ऐसे हजारों लाखों वेव का सुपर पोजिशन करके मिलने वाला ये एक वेव है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेव पैकेट बोलते हैं। मान लीजिए एक ऐसा वेव पैकेट है आपके सामने, ये एक वेव पैकेट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसके आगे बहुत ही एकदम नॉर्मल एम्पलीट्यूड वाला है, मतलब दिस इज द रीजन वेयर वेव पैकेट इज बेसिकली सी, उसका सबसे बड़ा एम्पलीट्यूड मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो वेव पैकेट है उसके अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो वर्टिकल एक्सेस आप यहाँ पे जो देख रहे हो ग्राफ के अंदर, इस वेव को अगर हम कोई ग्राफ पेपर के अंदर रख दें तो इस ग्राफ पेपर की जो वाई एक्सिस जो है वो मुझे क्या देगी, प्रोबेबिलिटी देगी, probability of existence of that particular particle, ओके, और ये x एक्सिस जो है वो मुझे क्या देगी, तो कि पोजीशन देगी। सो मतलब वेव पैकेट जो होता है वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ होता है भाई। अब आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, चलो अपने एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अपने एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आप में से आप जितने भी लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है, आप अपने क्लास को इमेजिन करो, ठीक है, क्लास में आप जब बैठे हो तब क्लास के अंदर से आप दो कैप्टन को चूज करते हो। मान लीजिए कैप्टन है ए और दूसरा कैप्टन है बी, दो कैप्टन है, मतलब यहाँ पे दो अलग अलग टीम है। टीम एक जो है, टीम ए का कैप्टन ए है, टीम बी का कैप्टन जो है वो बी है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये कैप्टन ए को, ठीक है, सडनली गॉड आके क्या कर देते हैं, एक वरदान दे देते हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो अपनी साइज को जितनी भी छोटी कर सकता है, बड़ी कर सकता है, उसके पास ऐसा एक वरदान आ जाता है, ठीक है। तो क्या करता है ये बहुत ही क्यूरियस कैप्टन है कि उसके एटम के अंदर घुस के एटम के इलेक्ट्रॉन को देखना है, उसका बहुत शौक है। तो क्या करता है ये अपने आप बहुत सारे गैजेट्स लेके चला जाता है, बहुत सारे गैजेट्स लेके चला जाता है, और गैजेट्स लेके कहां पे चला जाता है, तो कि एटम के अंदर इतना छोटा बन जाता है, इतना छोटा बन जाता है कि वो एक न्यूक्लियस के ऊपर खड़ा रह सके। मान लो एक न्यूक्लियस के ऊपर वो खड़ा रह सके, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो न्यूक्लियस के ऊपर वो कैप्टन ए खड़ा है। अब आप देख रहे हो कोई भी एटम का न्यूक्लियस हो तो उसके आजू बाजू बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करते होंगे। तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को उसमें से पकड़ लेता है, एक इलेक्ट्रॉन को उसमें से क्या कर लेता है, वो पकड़ लेता है, ठीक है। तो ये कैप्टन ए, कैप्टन बी, एक इलेक्ट्रॉन को कैप्टन ए ने पकड़ लिया। अब उसके पास एक गैजेट है, गैजेट में एक ऐसा पेंट उसके पास है कि जो पेंट अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा देगा तो इलेक्ट्रॉन का सारा डेटा ट्रांसमिट होके, ठीक है, कैप्टन बी के पास चला जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो सारा डेटा है वो ट्रांसमिट होके कहां पे चला जाएगा, कैप्टन बी के पास चला जाएगा। ऐसा अब क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है और अपने पास जो ऐसा ट्रांसमिटिंग पेंट जो है, लाल कलर का पेंट लगाया उसने, सो दैट वो इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह से दिखे।
तो लाल कलर का पेंट लगा के इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह पे वापस छोड़ देता है थोड़ी देर के लिए, ऐसा मान लो। ठीक है, तो क्या हुआ अब ध्यान से समझ लो, वो कंटिन्यूअसली अपने सामने इलेक्ट्रॉन को देख रहा है। जस्ट इमेजिन योर सेल्फ एज कैप्टन ए। तो आप क्या देखोगे, अगर आप न्यूक्लियस के ऊपर खड़े हो तो आजू बाजू आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेंगे, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स में एक वो इलेक्ट्रॉन है जिसमें आपने क्या कर दिया, लाल कलर कर दिया, रेड कलर कर दिया है। ठीक है, तो वो रेड कलर वाला इलेक्ट्रॉन आपकी नजर के सामने ही रहेगा, ऐसे 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 रैंडमली क्या करोगे, आप उसको ढूंढते जाओगे, वो उसकी मोशन होती रहेगी और उसकी मोशन के हिसाब से आप उसको देख पाओगे। राइट, समझ में आया। और जो भी डेटा ट्रांसमिट हुआ है उस इलेक्ट्रॉन का डेटा, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, एंड वो पार्टिकल अगर वेव की तरह बिहेव करेगा तो क्या क्रिएट करेगा, वो एक वेव पैकेट बनाएगा, जो हमने अभी देखा। तो ये वेव पैकेट जो है ना, वो वेव पैकेट यहां पे कैप्टन बी के सामने एक स्क्रीन पे रखा हुआ है। ठीक है, ये किसका वेव पैकेट है, तो दिस इज अ वेव पैकेट ऑफ रेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को लाल कलर कर दिया था कैप्टन ए ने, उसी इलेक्ट्रॉन का डेटा कैप्टन बी के पास आया, और कैप्टन बी ने उसके ऊपर से एक वेव पैकेट बनाया, और वेव पैकेट बनाने के बाद ये प्रोबेबिलिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ इस कैप्टन बी के सामने क्या है, आ चुका है। अब ए और बी एक दूसरे से कन्वर्जेशन करते हैं, ए और बी एक दूसरे से क्या करते हैं, कन्वर्जेशन करते हैं। अब बी जो है वो ए को पूछता है कि भाई तू बता इलेक्ट्रॉन कौन सी पोजीशन पे है। समझना, बी जो है, ये मैं दो चीज पूछने वाली बात है, एक पोजीशन की बात मैं करने वाला हूं और दूसरी बात करने वाला हूं वेवलेंथ की। ठीक है, तो अब क्या करता है कैप्टन बी जो है, वो कैप्टन ए को पूछता है कि भाई बता, तेरे सामने तो इलेक्ट्रॉन, साक्षात इलेक्ट्रॉन है ना, तू बता उसकी पोजीशन क्या है। अब कैप्टन ए के लिए ये काम बहुत मुश्किल है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली वो मूव कर रहा है, तो एक पोजीशन पे तो वो टिकता ही नहीं है ना, तो वो बता नहीं पाएंगे। तो कैप्टन ए बी को क्या बोलते हैं कि भाई यार मैं नहीं बता पाऊंगा, ये तो कंटिन्यूअसली घूम रहा है। ठीक है, तो कैप्टन ए पूछते हैं, बी को पूछते हैं, अरे भाई तू बता, तुझे पता चलता है उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। तो कैप्टन बी बोल देता है, हाँ बहुत ही अच्छी तरह से मुझे पता है ये, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है किसकी, इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस की। तो इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सबसे ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक पोजीशन मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, है ना, एक पोजीशन मिल जाएगी। आपको लगेगा कि यार इलेक्ट्रॉन की एक पोजीशन कैसे मिल सकती है, तो देखो ये ऐसी बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मान लेते हैं कि किसी एक बंदे के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। ठीक है, बहुत बड़ा कर्जा है, वो सुबह उठता है और बस दिन भर अलग अलग जगह पे भागता रहता है, सो दैट उसको कोई आके पूछ ना ले कि मेरे पैसे निकाल। ठीक है, लेकिन अगर मान लो सब लोगों को जो उसके पास से पैसा लेना चाहते हैं, अगर वो पकड़ना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, वो कहीं और पूरे सिटी में भाग दौड़ ही नहीं करेंगे, वो उसके घर के ऊपर नजर डाल के बैठ जाएंगे, क्योंकि ये घर एक ऐसी चीज है जहां पे उसके आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा है कि नहीं। तो इसी तरह से ये ऐसी एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होगी जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन एक्चुअली वो एटम के आजू बाजू मूव ही करता है, ऐसा नहीं है कि वो रुक जाता है, लेकिन वो मूव करते करते एक ऐसी पोजीशन से बहुत ही फ्रीक्वेंटली मूव करेगा, बहुत ही फ्रीक्वेंटली पास होगा। उस पर्टिकुलर पोजीशन जो है उसको, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो ये पोजीशन के बारे में कैप्टन बी को पता चल जाता है, क्योंकि कैप्टन बी के सामने ये वेव पैकेट है। समझ में आया, तो कैप्टन बी को पोजीशन के बारे में पता चल गया, कैप्टन ए को पोजीशन के बारे में पता नहीं चला। फिर कैप्टन ए बी को पूछते हैं, एक काम कर भाई तू वेवलेंथ कितनी है वो बता। तो वेवलेंथ तो आप सब जानते हो, कोई भी वेव की वेवलेंथ तब मिलती है जब वो वेव परफेक्ट हो, ताकि आप क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस निकाल सको या फिर आप ट्रॉफ के बीच में डिस्टेंस निकाल सको और आप वेवलेंथ को बोल सको। ये तो अपना जो वेव पैकेट मिलता है वो तो क्या होता है, एकदम रैंडम टाइप का होता है,
है ना, एकदम रैंडम टाइप का होता है यहां से। एंड इट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेव्स, यू नो इट वेरी वेल। तो यहाँ पे किसी एक वेव की वेवलेंथ को निकालना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ये कैप्टन ए जो है वो बी को पूछते हैं वेवलेंथ तुझे मिलेगी, तो बी क्या बोलेगा, नहीं मैं वेवलेंथ यहां से नहीं बता सकता। तो कैप्टन ए को वो बी पूछता है आप बता सकते हो उसकी वेवलेंथ के बारे में। तो कैप्टन ये बोलता है आई कैन टेल इट वेरी मच। कैसे, कैप्टन अपने जेब से एक मोबाइल निकालता है, मोबाइल में से एक मोशन सेंसर है, मोशन सेंसर से वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही जूम करके पास होगा उसकी स्पीड को निकाल लेगा। स्पीड को निकाल लेगा तो h अपॉन mv करके लेमड़ा की वैल्यू कैप्टन ए कैलकुलेट कर सकता है। मतलब लेमड़ा कैन बी कैलकुलेटेड। साथ साथ में वेलोसिटी मिल गया तो mv मिलेगा, mv मिलेगा तो मोमेंटम भी मिल जाएगा ना, तो मोमेंटम भी मिल जाएगा, यू कैन सी दैट। तो जरा ध्यान से देखो, क्या आपको यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो कैप्टन ए के लिए पोजीशन मेजर नहीं हो सकती बट मोमेंटम मेजर हो सकता है, और कैप्टन बी के लिए पोजीशन मेजर हो सकती है तो मोमेंटम मेजर नहीं हो रहा है। यू कैन क्लियरली सी दैट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज परफेक्टली वर्किंग एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा आइडिया आ चुका होगा, और साथ साथ में वेव पैकेट क्या होता है उसके बारे में भी आइडिया आ चुका होगा, राइट। तो ये जो है वेव पैकेट, जैसे मैंने बोला कि इसमें बहुत सारे वेव क्या सुपर पोजिशन करने के बाद आपको क्या मिलता है, वेव पैकेट मिलता है। और वेव पैकेट आपको प्रोबेबिलिटी देता है कोई भी पार्टिकल की उस पर्टिकुलर पोजीशन पे एग्जिस्ट होने की। कौन सी पोजीशन पे पार्टिकल सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, वो पोजीशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो वेव पैकेट से आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, परफेक्टली। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन है मेरे पास, कैप्टन ए और कैप्टन बी, दो चीजें मेजर की हमने, एक पोजीशन मेजर किया और दूसरा क्या मेजर किया भाई, मोमेंटम मेजर किया, है ना। तो कैप्टन ए को क्या मिला, कैप्टन ए को मोमेंटम मिला, पोजीशन नहीं मिला। कैप्टन बी को क्या मिला, कैप्टन बी को पोजीशन मिला, मोमेंटम नहीं मिला, ठीक है। तो अगर मुझे कैप्टन ए और कैप्टन बी के बीच में वेव नेचर और पार्टिकल नेचर असाइन करना है, एक को वेव नेचर देना है और एक को पार्टिकल नेचर देना है, ठीक है, तो मैं किस कैप्टन को कौन सा नेचर दूंगा, कैन एनीवन टेल। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, देखो वेव नेचर होगा तो लैम्बडा अवेलेबल होगा, और लैम्बडा तभी अवेलेबल होता है जब P अवेलेबल होता है। और P किसको मिलता है भाई, तो कि P जो है वो कैप्टन ए को मिलता है, इसलिए कैप्टन ए जो है वो वेव नेचर को हम क्या करेंगे, उसको दे देंगे। और कैप्टन बी को हम कौन सा नेचर देंगे भाई, पार्टिकल नेचर देंगे। समझ में आया, कैप्टन बी को पार्टिकल नेचर देंगे और कैप्टन ए को हम क्या देंगे, वेव नेचर देंगे। तो इसका मतलब यह है कि कैप्टन ए साक्षात पार्टिकल के सामने होते हुए भी वो वेव नेचर से डील कर रहे हैं, और कैप्टन बी जो है उसके सामने एक वेव है लेकिन फिर भी वो पार्टिकल के साथ डील कर रहे हैं। ऐसी बात यहाँ पे दिख रही है हमको। इसके लिए ये जो बात है ना उसका बहुत ही ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंस है। इस इंपॉर्टेंस के बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जरा आप देख लीजिए यहाँ पे कि ये क्या लिखा है मैंने, ठीक है। ये जो चीज मैंने लिखी है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैंने वेव पैकेट को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट रीड इट आउट, द सेकंड स्टेटमेंट से पढ़ने की कोशिश, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट से ही देखते हैं। यहाँ पे देखो, इन जनरल द मैटर वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन नॉट एक्सटेंडेड ऑल ओवर स्पेस। मतलब जो भी मैटर वेव है वो पूरी स्पेस में एक्सटेंड नहीं हो सकता, ऐसा यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक रीजन में कन्फाइन होता है, बाइंड होता है। इट इज अ वेव पैकेट एक्सटेंडिंग ओवर सम फाइनाइट रीजन ऑफ स्पेस। जैसे मैंने बोला था ना कि एक पार्टिकल की एक रीजन होती है, उसके अंदर उसकी इफेक्ट होती है, ऐसा मान लो। तो उस इफेक्ट वाले रीजन के अंदर क्या होना चाहिए, वो वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा मिलना चाहिए, बाकी रीजन में वेव का एम्पलीट्यूड नेग्लिजिबल के बराबर होना चाहिए,
है ना। तो ये एक ऐसा वेव है जो एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर एम्पलीट्यूड ज्यादा दिखाता है, वाइल दूसरे रीजन में उसका एम्पलीट्यूड एकदम नेग्लिजिबल होता है, इसलिए वो एक्सटेंड नहीं करता ऑल ओवर द स्पेस, जो है उसको एक्सटेंड नहीं कर पाता, वो एक फाइनाइट रीजन में क्या होता है, बाइंड होके रह जाता है। दैट इज वन थिंग विच इज रिप्रेजेंटेड हियर, जो मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन की। फिर इन दैट केस डेल्टा एक्स इज नॉट फाइनाइट। अगर आप सोच लो कि अपना जो वेव है एक सर्टन रीजन में फिक्स हो जाता है, तो रीजन की तो बाउंड्री होगी, मान लो एक बाउंड्री ये है, दूसरी बाउंड्री ये है, जैसे यहां पे आप देख रहे हो, ये जो है बाउंड्री, बाउंड्री को बोलते हैं x इज इक्वल टू 0, और इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, x इज इक्वल टू l। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो अपना वेव पैकेट है दैट इज बेसिकली exist in a region between x is equal to 0 and x is equal to l। तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसी सिचुएशन में पोजीशन की अनसर्टेनिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, l माइनस 0 इज इक्वल टू l। मतलब इस वेव के लिए पोजीशन जो है उसको अनसर्टन हो जाएगा, और पोजीशन जब अनसर्टन हो जाता है तो क्या मिलता है, मोमेंटम मिल जाता है। मोमेंटम क्यों मिलता है, पोजीशन अनसर्टन है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, सर्टन हो जाएगा, है कि नहीं। सो also you must appreciate that a wave packet of finite extension does not have single wavelength। क्यों इसके पास सिंगल वेवलेंथ क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे वेव का सुपर पोजिशन करके हमको मिलता है ये वेव, ठीक है। वेव पैकेट कैसे मिलता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वेव, ठीक है। तो यहां पे वो लिखा है, देखो मैंने, इट इज बिल्ट अप ऑफ वेवलेंथ स्प्रेड अराउंड some central wavelength। You can say wave packet is a wave representing a particle। ठीक है, मतलब वेव पैकेट क्या होता है, एक वेव होता है जो पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। एंड लास्ट पॉइंट, वेव पैकेट इज बेसिकली a graph of probability of occurrence versus position which gives us an idea about the highest possibility of existence of particle at a specific position। ये जो स्टेटमेंट है उसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, राइट। तो आई होप कि ये वेव पैकेट क्या होता है, वेव पैकेट कैसे मिलता है, वो एक्चुअली एक वेव होता है जो पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, और वेव पैकेट की वाई एक्सिस प्रोबेबिलिटी होती है, एक्स एक्सिस पोजीशन होती है, और उसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, कौन सी पोजीशन पे पार्टिकल का एग्जिस्टेंस सबसे ज्यादा है उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में, ठीक है। तो ये होता है वेव पैकेट और ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान से रखना, समझना, मैं यहां पे जो बोल रहा हूं वो कि when position is uncertain, है ना, when position is uncertain क्या होता है, मोमेंटम इज सर्टेन हो जाएगा, और ऐसे सिचुएशन में आप हमेशा डेल्टा पी इक्वल टू पी बोल सकते हो। फिर ऐसे सिचुएशन में फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो होता है नियरली इक्वल टू एच कट होता है, वहां पे पी लिखेंगे, यहां पे एच कट लिखेंगे, और इसके ऊपर से पी की कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं, यहां से आपको मोमेंटम मिल जाएगा। अब इसके ऊपर से लॉजिकल बात करेंगे, व्हेन मोमेंटम इज अवेलेबल, ओके, डी ब्रोगली वेवलेंथ मिल जाएगी आपको भाई, डी ब्रोगली वेवलेंथ कैन बी कैलकुलेटेड, वो क्या होगा, h अपॉन पी हो जाएगा, है कि नहीं, डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको मिल जाएगी h अपॉन पी, एंड उसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं, एज लैम्बडा इज अवेलेबल, ओके, particle whose position is uncertain must be
ट्रीटेड लाइक वेव, है ना। मतलब ऐसा कोई पार्टिकल मिल जाए जिसकी पोजीशन अनसर्टन हो। देखो कि यहां से हमने शुरुआत ही वहां पे की, देखो व्हेन पोजीशन इज अनसर्टन, मतलब एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी पोजीशन अनसर्टन है। तो ऐसे पार्टिकल के लिए हम क्या अचीव कर सकते हैं? तो हम ऐसे पार्टिकल के लिए लैम्बडा अचीव कर सकते हैं। और एक बार हमको लैम्बडा मिल गया, मतलब ये कौन सा नेचर हो गया भाई? वेव नेचर हो गया, है ना। ये वेव नेचर हो गया, मतलब ऐसा कोई भी पार्टिकल जिसकी पोजीशन अनसर्टन हो उसको हम वेव की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहां पे कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि पोजीशन अनसर्टन, इसका मतलब है मोमेंटम जो है वो फिक्स्ड है। तो ऐसे पार्टिकल को हम क्या करेंगे? वेव नेचर से ट्रीट करेंगे, ठीक है। और अगर आप मान लेते हो कि पोजीशन फिक्स्ड है, पोजीशन फिक्स्ड है, तो क्या हो जाएगा? मोमेंटम अनसर्टन हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम पार्टिकल नेचर से जाएंगे। मतलब जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम में हमको डिसाइड अगर करना है कि वेव नेचर से प्रॉब्लम को ट्रीट करें या पार्टिकल नेचर से, तो ये ट्रीटमेंट करने का डिसीजन कौन से कंसेप्ट से हम लेंगे? तो कि ये कंसेप्ट से हम लेंगे। अगर हम उसकी पार्टिकल की पोजीशन सर्टन है या अनसर्टन है वो हम देखेंगे, और वो उससे पता चल जाएगा कि हमको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम वेव नेचर से डील करना है या पार्टिकल नेचर से डील करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा पार्टिकल ऐसा हो जिसकी पोजीशन अनसर्टन हो। तो आप सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं, बाउंड पार्टिकल, ठीक है। अगर कोई भी पार्टिकल बाउंड है, जैसे इलेक्ट्रॉन इनसाइड द ऑर्बिट, वो बाउंड है, वो पार्टिकल बाउंड है। तो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द ऑर्बिट को हमेशा वेव की तरह ट्रीट किया जाता है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन इनसाइड द ऑर्बिट को हमेशा वेव की तरह ट्रीट किया जाता है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम वेव की तरह ट्रीट करें तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए वेव कैसा मिलेगा? ऐसा वेव मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये गड़बड़ा गया है फिगर, बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। ये कैसा है जस्ट मैं दिखा देता हूं। चलो थोड़ा सा बैक जाके देख लेते हैं। ये रहा, देखो आपके सामने है, यहाँ पे यू कैन सी दैट एनिमेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ब्लैक वाला एनिमेशन। और इसी का एक वर्जन यहाँ पे आप देख लो, थोड़ा सा अच्छा फिगर है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चार्ज, कोई भी पार्टिकल बाउंड स्टेट में है, बाउंड स्टेट, ठीक है, तो बाउंड स्टेट में क्या होता है? उसकी पोजीशन अनसर्टन होती है। आपको बोलेगा कि सर ये कैसे हो गया, बाउंड स्टेट में पोजीशन कैसे अनसर्टन हो गई, आप कैसे बता सकते हो ये? तो चलो देखते हैं, उसका एक प्रॉब्लम देखते हैं। ये बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। इस फेमस प्रॉब्लम का 3D वर्जन अवेलेबल है, लेकिन उस 3D वर्जन को मैं सिंगल डायमेंशनल वर्जन में कन्वर्ट करके आपके सामने लिख रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि ये सिंगल डायमेंशनल वाला वर्जन जो है वो आपको समझ में भी आएगा और आपको इजी भी लगेगा, और कंसेप्चुअली आपको सब कुछ परफेक्टली क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इजी वर्जन है उसको कहते हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स, ठीक है। उसको कहा जाता है पार्टिकल इन अ बॉक्स। अब पार्टिकल इन अ बॉक्स क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। चलो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से समझना। जैसे मेरे पास एक, मान लो एक पार्टिकल है जो बाउंड स्टेट में है, और बाउंड स्टेट मतलब क्या कि ये x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू l के बीच में है ये, ठीक है। ये पार्टिकल इन दोनों के बीच में कहीं पे भी है, मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सी पोजीशन पे है, लेकिन है कहीं पे भी। तो इसका मतलब कहीं पे भी है, मतलब क्या हुआ? उसकी पोजीशन तो फिक्स नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि इट्स पोजीशन बिटवीन x is equal to 0
and x is equal to L is not fixed, and therefore uncertainty क्या हो गई देखो, uncertainty in position डेल्टा एक्स मुझे क्या मिलेगा, L माइनस 0 मतलब L। ये दो वॉल के बीच का जो डिस्टेंस है, ये पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव अलोंग वन डायरेक्शनल ओनली। हाँ, ये मल्टीपल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, इट इज रिस्ट्रिक्टेड। इसलिए मैंने प्रॉब्लम को, अगर मान लो 3D होता तो पार्टिकल कहीं पे भी मूव करता, लेकिन मैंने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वन डायमेंशनल प्रॉब्लम में रखा है। तो इसका मतलब है कि ये पार्टिकल जो है वो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू L के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। उसकी अनसर्टेनिटी क्या हुई, तो कि उसकी मैक्सिमम पोजीशन और मिनिमम पोजीशन के बीच का जो गैप होता है उसको बोलेंगे अनसर्टेनिटी इन दी पोजीशन। ठीक है, चलो अनसर्टेनिटी हमको मिल गई। ठीक है, अब यहां से एक चीज समझने की कोशिश करो कि ये पार्टिकल जो है अनसर्टेनिटी मिल गई, इसका मतलब ये हुआ कि हियर पार्टिकल मस्ट बी ट्रीटेड एज वेव, क्योंकि अभी हमने डिफाइन किया कि अगर कोई पार्टिकल बाउंड स्टेट में है तो उसकी पोजीशन अनसर्टेन होगी, और अगर उसकी पोजीशन अनसर्टेन होगी तो हम उसको वेव की तरह ट्रीट करेंगे। तो पार्टिकल मस्ट बी ट्रीटेड एज अ वेव। तो मान लो ये वेव कैसा होगा, लेट अस ट्राई टू थिंक। तो उसको समझने की कोशिश करने में देखते हैं क्या होता है। देखो जरा ध्यान से, ये वही पोजीशन है x इज इक्वल टू 0 और ये है x इज इक्वल टू L। वो वेव जो है वो कैसा हो सकता है, तो वो वेव कुछ ऐसा हो सकता है, यू कैन सी दैट। एक मिनट, ठीक है, वो वेव ऐसा हो सकता है कि ऐसे आ गया, इंसिडेंट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आया। और आप जानते हो कि यहाँ पे y एक्सिस जो होती है वो प्रोबेबिलिटी वाली एक्सिस होती है, और x एक्सिस जो होती है वो पोजीशन वाली एक्सिस होती है। इसका मतलब यहाँ पे देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वेव का है ना, इस बीच वाली पोजीशन पे है। मतलब एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये पार्टिकल बीच वाली पोजीशन पे होगा। ठीक है, 0 से लेके L के बीच में पार्टिकल कहां कहां पे हो सकता है, ऐसी सारी पॉसिबिलिटी हम डिस्कवर करेंगे। एक हो सकता है कि एग्जैक्टली बीच में हो, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ऐसा वेव बना दो, ये इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ, और ये एक पोजीशन 0 वाली। मतलब अब देखो ये एक पोजीशन ऐसी है जहां पे पार्टिकल के मिलने के ज्यादा चांसेस है, और ये एक पार्टिकल के मिलने के ज्यादा चांसेस यहाँ पे भी है। ये वेव ऐसा भी हो सकता है ना। और आगे जाके देखो तो ये वेव ऐसा भी हो सकता है, इसके 3 हिस्से कर दें। तो मतलब अगर कोई पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकता है तो ये वेव कैसा कैसा हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज मैं यहां पे दिखा रहा हूं। बट ये बाइंड होगा, मतलब एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर बाउंड है। और यहाँ पे एक बात फिक्स मैंने बोल दिया, यहाँ पे पार्टिकल इन अ बॉक्स एक ऐसा फेमस क्वेश्चन है जिसमें एक बाय डिफॉल्ट एक चीज ले ली जाती है कि पार्टिकल की पॉसिबिलिटी x इज इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या है, इस जगह पे प्रोबेबिलिटी 0 है और इस जगह पे भी प्रोबेबिलिटी 0 है। मतलब इसकी वजह से यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो मिलेगा आपको इस बाउंड्री पे वो हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये बाउंड्री जो है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री है, मतलब उस बाउंड्री पे पार्टिकल के मिलने के चांसेस क्या है, 0 है। मतलब पार्टिकल इन दो बाउंड्री पे कभी नहीं मिलेगा, बीच में ही कभी मिलेगा। इसलिए हमेशा यहाँ पे बाउंड्री पे तो क्या आता है, 0, मतलब ये एम्पलीट्यूड जो होता है वेव का वो क्या आता है, 0 ही आता है। यहाँ पे भी देखो बाउंड्री पे 0 एम्पलीट्यूड है वेव का। तो ऐसे बहुत सारे वेव आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते। तो चलो ये पहले वेव के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो 0 और L के बीच का जो गैप है वो L, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो कि ये आधा वेव है ना, ये आधा वेव है, इसलिए आधा वेव का वेवलेंथ होगा λ/2। यहाँ पे पूरा वेव है देखो, तो पूरे वेव की वेवलेंथ क्या होगी, लेमड़ा होगी। लेमड़ा को आप क्या लिख सकते हो, 2 λ/2 लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है, एक पूरा वेव और एक आधा वेव,
एक पूरा वेव और एक आधा वेव। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 लैम्डा बाई 2 करेंगे। देखो ये पूरा वेव है, यहां से एक वेव ये खत्म हुआ, ठीक है, ये पूरा वेव, और उसके बाद ये वाला जो है वो आधा वेव है ना। तो 3/2 लैम्डा हो जाएगा। 1.5 वेव मतलब 1.5 मतलब 3 लैम्डा बाई 2। तो अब इसके ऊपर से इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, इन जनरल हम ऐसा बोल सकते हैं कि L की वैल्यू जो होगी वो n लैम्डा बाई 2 होगी कि नहीं होगी, है ना। L की वैल्यू है, तो मैंने सिर्फ 2-3 पॉसिबिलिटीज दिखाई, लेकिन अगर मान लो ऐसी पॉसिबिलिटी को एक्सटेंड करते ही जाए करते ही जाए करते ही जाए, तो हमको पता चलेगा कि L की वैल्यू n लैम्डा बाई 2 जितनी होगी, जहां पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, तो कि 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके ऊपर से देयरफॉर वेवलेंथ मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, देखो वेवलेंथ ऑफ वेव, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या मिलेगी, लैम्डा इज इक्वल टू 2L अपॉन n मिल जाएगा कि नहीं। ऊपर वाले इक्वेशन से लैम्डा को सब्जेक्ट बना दो, तो लैम्डा मिल गया आपको। हेंस मोमेंटम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मोमेंटम कितना मिलेगा, तो कि h बाय लैम्डा, क्योंकि ये पार्टिकल है, पार्टिकल इज एक्टिंग लाइक अ वेव, तो उसकी वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला कौन सा होगा, डी ब्रोगली वाला फॉर्मूला होगा, और इसलिए P इज इक्वल टू h बाय लैम्डा करेंगे। लैम्डा की जगह पे क्या करेंगे, 2L अपॉन n लिख दोगे, तो आपको यहां पे P का वैल्यू क्या मिल जाएगा भाई, NH अपॉन 2L मिल जाएगा। सो मतलब जो भी पार्टिकल है उसका मोमेंटम मुझे मिल गया। देखो यहाँ पे अलग अलग चीजें मैं कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ कि कोई पार्टिकल बाउंड स्टेट में है, तो बाउंड स्टेट वाले पार्टिकल के लिए हाउ टू कैलकुलेट वेवलेंथ, दैट इज वन थिंग, हाउ टू कैलकुलेट मोमेंटम, दैट इज सेकेंड थिंग, है ना। अब मोमेंटम के बाद अगर मान लो कोई पूछे कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एनर्जी कितनी है, तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो एनर्जी होता है p² अपॉन 2m, है ना, एनर्जी होता है p² अपॉन 2m, तो ये 1 अपॉन 2m हुआ, p² को करेंगे तो n² h² अपॉन 4l² हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं n² h² अपॉन 8ml²। यू कैन से ये एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड एनर्जी है ना। ये पार्टिकल की एनर्जी कोई भी नहीं हो सकती, ठीक, समझ लो। ये क्वांटाइजेशन यहाँ पे दिख रहा है, और ये क्वांटाइजेशन कहां से एंटर हुआ, तो कि ये n जहां से एंटर हुआ वहां से क्वांटाइजेशन एंटर हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है। अब अगर मैं कोई पूछे कि इस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, क्योंकि वो दो वॉल के बीच में मूव तो कर रहा है, मूव कर रहा है तो उसकी कोई स्पीड होगी। तो लेट अस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। फॉर स्पीड हम क्या करेंगे, यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी E है उसको हाफ mv² ले लेते हैं, और लेट अस कंपेयर दिस हाफ mv² विद n² h² अपॉन 8ml² के साथ। अगर कंपेयर करेंगे तो देखो m नीचे आ जाएगा, 2 और 8 4 हो जाएगा, तो सिर्फ स्क्वायर रूट निकाल दो, तो NH अपॉन 4 का रूट 2 ml हो जाएगा, ये उसका वेलोसिटी मिल जाएगा। तो देखो मैं यहां पे अलग अलग चीजें दिखा रहा हूं, लैम्डा, ठीक है ना, लैम्डा मिल गया मुझे, फिर लैम्डा के बाद क्या मिला, मोमेंटम मिला, मोमेंटम से मुझे एनर्जी मिली, दिस इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, एंड उस काइनेटिक एनर्जी से मुझे क्या मिला, वेलोसिटी मिला, समझे। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पे सीखना क्या है, तो यहाँ पे सीखना ये है कि अगर कोई पार्टिकल बाउंड स्टेट में है तो उसका क्या होगा, पोजीशन अनसर्टेन होगा, और जब पोजीशन अनसर्टेन होगा ऐसे सिचुएशन में आपको मोमेंटम मिलेगा, लैम्डा मिलेगा, और आपको वेव नेचर से इस पार्टिकल को क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा, है कि नहीं। आपको ये पार्टिकल को वेव नेचर से ही ट्रीट करना पड़ेगा, यू डोंट हैव अ चॉइस फॉर दैट। तो अगर वेव नेचर से आप इस पार्टिकल को ट्रीट करते हो तो आप कौन कौन सी क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हो, वो क्वांटिटीज मैंने यहाँ पे आपके सामने दिखा दी। अब ये चीज बहुत ही जबरदस्त चीज है
क्या जबरदस्त है मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, लेकिन वो जब समझ, ये जो जबरदस्त चीज जो है ना समझ में तभी आएगी जब इसके ऊपर से एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। चलो, हमने यहाँ पे V इज इक्वल टू NH/2ml लिया। तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूं। फॉर n इज इक्वल टू 1, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, H/2ml हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करने हैं, ध्यान से देखना, अब हम क्या करने वाले हैं वो ध्यान से देखना। ये वेलोसिटी में h अगर mks में रखोगे, मास किलोग्राम में रखोगे, l जो है सेंटीमीटर में रखोगे, तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। तो मैं पहले से यहाँ पे लिखता हूं मीटर पर सेकंड, है ना। अब मुझे मीटर पर सेकंड को क्या कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। जस्ट ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम केयरफुली, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। मीटर सेकंड जो होता है वो बेसिकली 1/3600 आवर होता है भाई। तो इसके ऊपर से मुझे क्या मिलेगा, यहां पे 3600 ऊपर जाएगा, H/2ml ये हो जाएगा मीटर पर आवर, मीटर पर आवर में, बिकॉज मैं एक कैलकुलेशन करने वाला हूं जिसमें स्पीड को मैं कैलकुलेट करूंगा इन मीटर पर आवर। अब ये क्या हो जाएगा देखिए, 3.6 इंटू 10⁻², h की वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ml, है ना, 2 इंटू ml। तो चलो कैलकुलेट करते हैं यहां से। 3.6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.8 मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 6.62 इंटू 10⁻⁻32 अपॉन क्या कर देते हैं, ml कर देते हैं। तो ये वेलोसिटी मुझे मिल गई है। अब इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए चलो मैं यहाँ पे अपने कैलकुलेटर से थोड़ा सा कैलकुलेशन फटाफट हो जाए इसकी वजह से कर लेता हूं। 1.8 को अगर आप 6.62 से मल्टीप्लाई करते हो तो 11.916 आता है ना। तो ये आ जाएगा 11.916 अपॉन ml इंटू 10⁻⁻32। डोंट फॉरगेट कि ये आंसर मीटर पर आवर में है, ठीक है। चलो ये आंसर, अभी मैं क्या करने वाला हूं, दो पार्टिकल लेने वाला हूं, दो ऑब्जेक्ट लेने वाला हूं। पहला ऑब्जेक्ट जो है वो है कौन सा, इलेक्ट्रॉन लेता हूं मैं। पहला ऑब्जेक्ट मैं जो ले रहा हूं वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो मेरा बॉक्स है जिसकी बाउंड्री x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू l के बीच में है, मैं बॉक्स की जो साइज लेता हूं वो लेता हूं मैं 1 सेंटीमीटर। एक 1 सेंटीमीटर, एक छोटा सा डाइस होता है उतनी बाउंड्री वाला एक बॉक्स इमेजिन कर लो, 1 डायमेंशनल बॉक्स, इसकी दो बाउंड्री होगी, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। और इलेक्ट्रॉन का जो मास है आप सब लोग जानते हो 9.1 होता है, बट इजीनेस के लिए मैं इसको 9 ले लेता हूं। चलो परफेक्ट ही करते हैं, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो चलो ये L और M की वैल्यू हम क्या करते हैं, ये नीचे वाले इक्वेशन नंबर 1 में डाल के कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उस बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या मिलेगी, लेट अस सी दैट। 11.916 अपॉन इंटू 10⁻⁻32। मास कितना है भाई, तो कि 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और लेंथ कितना है, 1 सेंटीमीटर लिया है मैंने, बहुत ही छोटी सी लेंथ ली है मैंने। 1 सेंटीमीटर को 10⁻⁻2 मीटर में रखा जाए, ठीक है। फाइनल आंसर आएगा मीटर पर आवर में, ठीक है। याद रखना ये आंसर जो आएगा वो मीटर पर आवर में आने वाला आंसर होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसका आंसर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूं, 9.1 कैलकुलेट करूंगा तो यहां पे ये जो आंसर मुझे मिल रहा है वो है बेसिकली 1.309। और पावर कैलकुलेशन करके अगर हम देखें तो ये 31 जो है और -2 है तो -33 ऊपर जाएगा, तो +33 और 32 मतलब ये हो जाएगा 10। सो ये आंसर जो आएगा दैट आंसर इज 13.09 मीटर पर आवर।
ओके, ये वेलोसिटी मुझे मिली किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, देखना, वेरीफाई कर लेना, ये कैलकुलेशन शायद जल्दी जल्दी में मैंने गलत भी की हो सकती है। ओके, लेकिन फिर भी अपने आंसर से जो मतलब है वैसा आंसर तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है। ठीक, कंसेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या करता हूं, कल अपने एक छोटा सा मार्बल लिया था, याद है, 10 ग्राम का। अब वही छोटा सा एक मार्बल ले लेते हैं 10 ग्राम का, लेंथ है वही 1 सेंटीमीटर, उसी छोटे से बॉक्स के अंदर एक छोटा सा मार्बल जिसका मास जो है वो 10 ग्राम है। 10 ग्राम मतलब 10⁻² किलोग्राम। तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी वो कैलकुलेट करते हैं। तो 11.916 इंटू 10⁻32 डिवाइडेड बाय मास जो है वो 10⁻22 है, और L जो है वो भी क्या है, 10⁻22 है। और इसके ऊपर से अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूं यहां पे, तो 11.916 इंटू क्या हो जाएगा, -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, 10⁻28 मीटर पर आवर। समझ लो ये मीटर पर आवर है। अब आप इन दोनों वेलोसिटी को जस्ट कंपेयर करके देखो, यू विल कम टू नो, you will come to know the real aspect of this particular problem. देखिए, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो मेजरेबल वैल्यू है, यू कैन सी दैट, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वाइल मार्बल की जो वेलोसिटी है ना वो बहुत ही छोटी है, 10⁻28 मीटर पर आवर। ठीक है, आप इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर से एक छोटा सा एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप ट्राई करके देखना। ये जो वेलोसिटी मार्बल की मिली, उस वेलोसिटी से आप एक छोटी सी कैलकुलेशन ये करना कि उस मार्बल को 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितने इयर्स लगेंगे। ठीक है, फिर से सुन लो ये क्वेश्चन ध्यान ध्यान से। ये जो वेलोसिटी मार्बल की मुझे मिली, उस वेलोसिटी से मार्बल को 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितने इयर्स लगेंगे। समझ में आया ये क्वेश्चन? तो ये कैलकुलेट करके देखोगे, देन यू विल रियलाइज कि 10⁻20 या 29 सॉरी 22 23 इतना बहुत 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 बड़ा पावर मिलेगा आपको। ठीक है, 10⁻20 या उसके ऊपर आपको पावर मिलेगा। मतलब इतने सालों के बाद ये मार्बल जो है वो 1 मिलीमीटर जितना डिस्टेंस कवर करेगा। 1 मिलीमीटर में इसलिए बोल रहा हूं कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने साल तक तो कोई जिंदा नहीं रहने वाला। मतलब अपने लिए, अपनी लाइफ टाइम के लिए ये मार्बल क्या हो गया, अगर इतनी स्पीड से ये मार्बल मूव कर रहा है तो हमारे लिए तो ये मार्बल क्या हो गया भाई, स्टेशनरी हो गया ना, कि नहीं हो गया। मतलब एक बॉक्स लिया मैंने, कैसा बॉक्स लिया, 1 सेंटीमीटर का बॉक्स लिया, 1 सेंटीमीटर के बॉक्स में मैंने एक मार्बल रखा, तो वो मार्बल हमारे लिए क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया, ऑल्दो इट इज हैविंग दिस वेलोसिटी व्हिच वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड। अब यहां पे क्या समझाना चाहता हूं, दिस इज द रियल फ्लेवर ऑफ क्लासिकल एंड क्वांटम फिजिक्स गाइस। समझ लो, क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ वर्क करते हैं। न्यूटन ने क्या बोला था, अगर मार्बल मेरे हाथ में रखा है या फिर किसी बॉक्स के अंदर भी रखा है, तो जब तक उस मार्बल को आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक वो मार्बल की मोशन नहीं होगी। समझे कि नहीं समझे? तो मतलब अपना ये जो मार्बल है, न्यूटन्स लॉ को यहाँ पे ओबे कर रहा है। कैसे ओबे कर रहा है? क्योंकि उसकी मोशन ऐसी मोशन है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मोशन कह भी नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मार्बल के लिए न्यूटन्स लॉ और क्वांटम फिजिक्स ऑलमोस्ट सेम आंसर दे रहे हैं। लेकिन क्या हम न्यूटन्स लॉ को इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक बॉक्स है मेरे पास, उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन को जस्ट रख दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन को भी एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। Newton's laws is not going to be applicable to this electron which is kept inside this box. Remember well. समझ लो, this is interesting. समझ में आया कि नहीं आया? मतलब यहाँ पे मास के साथ डील हो रहा है। अगर मास कम होता जाता है तो वेलोसिटी बढ़ती जाती है। यू कैन सी दैट। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है तो वेलोसिटी उसकी कंसिडरेबल वेलोसिटी आपको मिलती है।
ठीक है, और मार्बल का मास बहुत ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी एकदम इग्नोरेबल यानी जीरो के जितनी ही मिलती है, विच बेसिकली सेटिस्फाइज द न्यूटन्स लॉ। तो मतलब ये कैलकुलेशन जो है ना हमारी गलत कैलकुलेशन नहीं है। मतलब आप समझने की कोशिश करो कि क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच इलेक्ट्रॉन के लिए भी वैलिड है, मार्बल के लिए भी वैलिड है, ठीक है। वाइल क्लासिकल अप्रोच न्यूटन्स लॉ वाला अप्रोच जो है वो सिर्फ मार्बल के लिए वैलिड है। मतलब ये जो क्लासिकल अप्रोच है ना, दैट इज नॉट परफेक्टली ट्रू। मतलब न्यूटन गलत था, समझ लो, समझ में आया, न्यूटन गलत था। न्यूटन्स लॉ 100% सही नहीं थे। यू कैन नॉट अप्लाई न्यूटन्स लॉ टू ईच एंड एवरी पार्टिकल। हाँ, बट जिसका मास ज्यादा है, क्लासिकल पार्टिकल है, रूटीन लाइफ में दिखने वाले पार्टिकल है, वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए या पार्टिकल के लिए न्यूटन्स लॉ आर वैलिड। क्यों वैलिड है? क्योंकि अगर आप ऐसे पार्टिकल के लिए ऐसे वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ वेलोसिटी की वैल्यू कुछ ऐसी ही मिल जाएगी। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है और मार्बल के लिए क्यों वैलिड है, राइट। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू पीपल, राइट। अब इसके ऊपर से जो मैंने बोला ना अमेजिंग फैक्ट, वो अमेजिंग फैक्ट क्या है? तो हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम क्या सीख सकते हैं? तो एनर्जी कंजर्वेशन हमको ये कहता है कि टोटल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। अगर हम यहाँ पे हमने एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया, क्या डिराइव किया? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, है ना। तो ये भी कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया तो ये फिक्स्ड वैल्यू है। ये फिक्स्ड वैल्यू कब मिलेगी? n की वैल्यू फिक्स है, h की वैल्यू फिक्स है, m की वैल्यू जो भी पार्टिकल है, मान लो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन, उसका ये सारा मास फिक्स्ड है। तो ये l भी क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं यूनिवर्स की सारे पार्टिकल को कंबाइन कर लो, यूनिवर्स के सारे पार्टिकल को, सारी मैटर को आप कंबाइन कर लो, तो भी वो एनर्जी का जो वैल्यू है ना वो कभी आपको इनफाइनाइट नहीं मिलेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है। ये कैसे एनर्जी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, ऐसा कैसे पता चला होगा लोगों को? तो ये पता यहां से दिख रहा है, देखो क्या, समझने की कोशिश करना। अगर एल की वैल्यू इनफाइनाइट होती, मान लेते यूनिवर्स इनफाइनाइटली लार्ज है, तो क्या होता? एनर्जी जीरो हो जाती, है ना, एनर्जी जीरो हो जाती। अगर मान लेते यूनिवर्स बहुत ही छोटा, एकदम छोटा है, एकदम छोटा, मतलब नियरली जीरो है, तो एनर्जी इनफाइनाइट हो जाती इस फॉर्मूला से। लेकिन ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये क्या प्रूव करता है? कि यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, उसके लिए एल भी कांस्टेंट है, और एल कांस्टेंट है मतलब यूनिवर्स हैज बाउंड्रीज। यूनिवर्स की भी बाउंड्री होती है, यूनिवर्स की भी लेंथ होती है। दिस इज जस्ट अमेजिंग रिजल्ट विच वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला ऑफ योर लेवल। इसमें कोई हाईफाई फिजिक्स की जरूरत नहीं है, पीएचडी लेवल के बहुत ही सिंपल से फॉर्मूला से मैंने ये चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वो चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो कैलकुलेशन मैं दिखा रहा हूं, ये कैलकुलेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, हाँ। सो डोंट इग्नोर इट। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं दूसरा। इस प्रॉब्लम में क्या है देखिए, कंसीडर अ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस टू बी 10⁻⁻15 मीटर। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है और उसकी रेडियस हमको दी गई है। तो न्यूक्लियस की टोटल डायमीटर क्या होगा? 2r होगा ना। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन को अगर x इज इक्वल टू 0 बोल दूं और इस पर्टिकुलर पोजीशन को अगर मैं x इज इक्वल टू 2r बोल दूं तो सही होगा, ठीक है। और यहां पे 2r, डेल्टा x कितना होगा? तो कि 2r माइनस 0 हो जाएगा, विच इज 2r। और इसका मतलब ये है कि डेल्टा x की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगी। अब मैं देखो क्यों ऐसा लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करना। यहां पे बोला है इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एज्यूम्ड टू बी इन सच न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन आप इमेजिन करो जो इस न्यूक्लियस के अंदर है। तो आप सोचोगे सर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कैसे हो सकता है?
तो भाई नहीं हो सकता, हम जानते हैं, बट क्यों नहीं हो सकता वही यहाँ पे पता चलेगा हमको, समझ लो। इसलिए क्यों नहीं हो सकता वो समझने के लिए पहले क्या करते हैं, हम उसको अंदर रख देते हैं। अंदर रखने के बाद उसको कुछ प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो अगर मान लो मैंने न्यूक्लियस के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन को रख दिया, तो ये क्या हो गया, डेल्टा एक्स जो हमने निकाला, दैट इज दी अनसर्टेनिटी, हो गया कि नहीं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी मुझे मिल चुका है। हेंस हियर ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या है भाई, एच कट है, आप सब जानते हो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज एच कट। तो यहां पे डेल्टा एक्स की जगह पे 2 इंटू 10⁻⁻5 है, फिर डेल्टा पी है एच कट, यानी h अपॉन 2 पाई, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो क्या आप यहां से डेल्टा p को कैलकुलेट कर सकते हो, तो इट इज वेरी मच इजी फॉर 6.62 इंटू 10⁻⁻34, 2 पाई होता है 6.28, है ना, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5। तो इसका आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं, चलो। ये डेल्टा पी को हम पी बोल सकते हैं, बिकॉज जब पोजीशन अनसर्टन होती है तब मोमेंटम इज ऑलमोस्ट सर्टन, और उसका वैल्यू जो फिक्स होता है दैट कैन बी टेकन एज पी। तो ऐसे सिचुएशन में मैं कैलकुलेट यहां पे कर रहा हूं 6.62 डिवाइडेड बाय 6.28 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे जो आंसर मिला मुझे वो है 0.527 इंटू क्या आएगा, -29 हो जाएगा ना। तो अगर मैं मोमेंटम को ऐसे लिखूं, P इज इक्वल टू 5.27, है ना, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻30 आ जाएगा। ठीक है, मोमेंटम का यूनिट होता है न्यूटन इंटू सेकेंड या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। तो P का वैल्यू आपको यहां पे मिल चुका है, समझ में आया। तो अब इस P के वैल्यू से क्या आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, P स्क्वायर अपॉन 2m, तो 5.27 का स्क्वायर 10⁻⁻60 हो जाएगा ये। 2 मास क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो इसका वैल्यू देखते हैं कितना आता है। काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी 5.27 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, 5.27 का स्क्वायर आ जाएगा 27.77 डिवाइडेड बाय 18.2 will give me 1.526 इंटू, अगर -60 है, ये -31 है, तो -31 अगर ऊपर ले जाएंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 10⁻⁻29। ये काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब इस काइनेटिक एनर्जी को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखे, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखे, तो क्या होगा, तो देखते हैं, चलो देखते हैं। यहां पे यही पूछा है व्हाट विल बी इट्स एनर्जी। अगर जूल में पूछा होता तो हमारा आंसर आ चुका है। मान लो हमको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, तो हाउ टू कैलकुलेट दैट आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी is 1.526 into 10⁻⁻29 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 1.6 into 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। जूल को 1.6 into 10⁻⁻19 से डिवाइड करने पे क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाता है भाई। तो 1.526 डिवाइडेड बाय 1.6 से आपको मिलेगा 0.95, और यहां पे आपको जो मिलेगा वो होगा 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहां पे अगर आप लिखना चाहते हो तो 9.5, ठीक है,
इंटू 10⁻⁻11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा भाई। समझे कि नहीं समझे? तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप सोचोगे ये तो बहुत छोटी वैल्यू है। भाई ये छोटी वैल्यू अपने लिए है, बट इलेक्ट्रॉन के लिए ये तो बहुत लार्ज वैल्यू है। मतलब ये जो यहाँ पे जस्ट रफ रॉ सेंस में कैलकुलेशन में अगर दिखाऊं, जस्ट नोट करना, ये सारी कैलकुलेशन एक बार आप सब लोग प्लीज वेरीफाई कर लेना। हाँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो जरा ध्यान से देखो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस दो बाउंड्री के बीच में है, और अगर हम वो अपना डिराइव किया हुआ फॉर्मूला यूज करते हैं n²h², क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला 8ml², अगर मान लो हमने ये यूटिलाइज किया, तो आपको यहां पे क्या पता चल जाएगा कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आया है कि नहीं? तो जिसका मास ज्यादा उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो प्रोटॉन जो है ना, उसका मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? मास कम होने की वजह से ज्यादा हो जाएगी। और ये न्यूक्लियस जो होता है ना, उसकी भी कोई बाइंडिंग एनर्जी होती है। न्यूक्लियस किसी पार्टिकल को क्या करता है? पकड़ के रखता है, और पकड़ के रखने के लिए कोई एनर्जी को यूटिलाइज करता है। उस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। अब यहां पे अगर किसी पार्टिकल को मैंने न्यूक्लियस के अंदर रखा, और उस पार्टिकल के पास खुद के पास अगर उतनी एनर्जी है जो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा हो, मतलब न्यूक्लियस जो पकड़ के रखता है उससे ज्यादा एनर्जी से वो भागे, तो वो भाग जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर टिक नहीं पाएगा। ठीक है ना? अगर आपको मैं पकड़ के रखूं, जस्ट इमेजिन करो, आप मुझे ताकत लगाओ, आप जितना ताकत लगा के छुड़वाने की कोशिश करो, मैं पकड़ के रखता हूं, तो अगर आपको छूटना है मुझसे, तो आपको, मैं जो एनर्जी से आपको पकड़ के रखता हूं, उससे ज्यादा एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी? लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास पहले से उससे ज्यादा एनर्जी है, तो आप मेरी पकड़ में कभी आओगे ही नहीं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसके पास ज्यादा एनर्जी है पहले से ही। ठीक है? अगर मास की वजह से, बेसिकली, ठीक है, मास की वजह से उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो अगर आप उसको जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर रखने की कोशिश भी करोगे, तो उसकी एनर्जी ज्यादा है। किससे ज्यादा है? तो कि न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा है। और उसकी बाइंडिंग एनर्जी से, ये ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा? वो निकल जाएगा, वो उसके अंदर रहेगा ही नहीं। याद रखना ये चीज। तो मैंने तो यहाँ पे सिर्फ एनर्जी का कैलकुलेशन पूछा था, तो मैंने यहाँ पे एनर्जी का कैलकुलेशन कर दिया, बस इतना काम करना था। लेकिन इसके पीछे आपको यहाँ पे एक छोटा सा रिजल्ट मैंने दिखाया कि व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ इनसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन प्रोटॉन रुक जाता है, क्योंकि प्रोटॉन के पास जो एनर्जी है वो एनर्जी से ज्यादा न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी होती है। मतलब न्यूक्लियस के पास ज्यादा ताकत है, ज्यादा एनर्जी से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को वो क्या करता है? पकड़ के रखता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास वो एनर्जी ज्यादा है। किससे ज्यादा है? बाइंडिंग एनर्जी से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर का एक लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है? देखिए, और ये लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम करते ही सारा कंसेप्चुअल थियोरेटिकल एस्पेक्ट जो है इस चैप्टर का, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। देखते हैं, चलिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को भी देखते हैं। फाइंड certainty with which one can locate the position of a bullet. बुलेट है हमारे पास, ठीक है, जिसका मास कितना है? 25 ग्राम है, और वो कितनी स्पीड से बुलेट मूव कर रही है भाई? 500 मीटर पर सेकंड से ये बुलेट क्या कर रही है? मूव कर रही है। एक्यूरेट टू 0.01%। एक्यूरेट मतलब एरर, एरर दिया गया है, एक्यूरेसी एरर होता है, ये 11 साइंस में हमने पढ़ा था। तो डेल्टा वी का वैल्यू दिया है, कितना दिया है? तो कि 0.01% ऑफ वेलोसिटी। तो ये 0.01 अपॉन 100 हो जाएगा, और वेलोसिटी कितना है भाई? 500 है। तो ये क्या आएगा? 0.05 आ जाएगा, है ना? तो 0.05 मीटर पर सेकंड का डेल्टा वी है, यहां पे इतना दे दिया है, ठीक है। फिर क्या पूछा है?
मुझे सर्टेनिटी, वन कैन लोकेट कितनी सर्टेनिटी से हम उसकी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं, मतलब डेल्टा एक्स को कैलकुलेट करना है हमको। तो देखो डेल्टा एक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे इस बुलेट के लिए। एक काम करता हूं, थोड़ा सा पहले मैं बता देता हूं। हियर v जो है 500 मीटर पर सेकेंड है, डेल्टा v जो है वो 0.01% ऑफ v है। इसका मतलब 0.01 अपॉन 100, v की वैल्यू है 500 और इसके ऊपर से मुझे मिल जाएगा 0.05 मीटर पर सेकेंड। ये डेल्टा v का वैल्यू है, ठीक है, इतना हमको दिया हुआ है। अब क्या, व्हाट इज नाउ, तो देखते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज नियरली इक्वल टू एच कट, ऐसा बोल सकते हैं। तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी को कैसे लिख सकते हैं, एम डेल्टा वी जैसे लिख सकते हैं, इज नियरली इक्वल टू एच कट, है कि नहीं। और इसके ऊपर से मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा एक्स का वैल्यू मिल जाएगा एच कट अपॉन एम डेल्टा वी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ये मुझे फाइंड करना है, किसके लिए, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक मेरे पास बुलेट है। तो पहले क्या करते हैं, बुलेट के लिए कैलकुलेट करते हैं। फॉर बुलेट क्या होता है देखते हैं, डेल्टा एक्स का वैल्यू एच कट यानी एच अपॉन 2 पाई यानी 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 2 पाई। फिर मास, बुलेट का मास 25 ग्राम है, मतलब 25 इंटू 10⁻⁻3 और डेल्टा वी का वैल्यू है 0.05 यानी 5 इंटू 10⁻⁻2। ओके, तो यहां से हमको कैलकुलेशन करना है, देखते हैं कैलकुलेशन क्या आता है। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 करोगे तो 125 आएगा, 125 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 आएगा। तो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 नीचे क्या आएगा भाई, 250 पाई इंटू 10⁻⁻5। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर क्या आता है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट 6.62 डिवाइडेड बाय 250 डिवाइडेड बाय 3.14। तो ये जो आंसर आया यहाँ पे वो आया 0.0084 इंटू 10⁻⁻29, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा साइंटिफिक मैनर में इसको लिखूं तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जो मुझे मिलेगी, तो 3 पॉइंट को अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा 8.4 इंटू 10⁻⁻32 मीटर्स। देखिए ये बुलेट की पोजीशन में क्या मिली, अनसर्टेनिटी मिली, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अनसर्टेनिटी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन डेल्टा एक्स क्या होगा, तो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 2 पाई, मास इलेक्ट्रॉन का जो है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 है और ये जो अपना डेल्टा वी है वो 5 इंटू 10⁻⁻2 है। तो इसके ऊपर से हमको जो आंसर मिलेगा, लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट दिस आंसर। 6.62 डिवाइडेड बाय 2 divided by 3.14 divided by 9.1 और divided by 5। सो मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है वो है 0.0231 और फिर पावर को कैलकुलेट करेंगे, 31 और 2 33 हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1। अगर हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखे तो 2.31 इंटू 10⁻⁻3
which is going to give us delta x is equal to 2.31 मिलीमीटर। समझे कि नहीं समझे भाई? तो मुझे दो आंसर मिले। अब दो आंसर का इंटरप्रिटेशन क्या करोगे आप? हमको तो वैसे यहाँ पे फाइंड ही करना था कि डेल्टा एक्स की वैल्यू आप निकालो, तो मैंने दोनों वैल्यू निकाली। आप देखो बुलेट की पोजीशन में अनसर्टेनिटी बहुत कम है कि नहीं? बुलेट की पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत ही कम है, एकदम इग्नोरेबल है, एकदम इग्नोरेबल। उसका मतलब क्या? बुलेट की पोजीशन हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। समझ में आया? और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज्यादा है, मिलीमीटर में, मतलब मेजरेबल वैल्यू है, मतलब बाउंड्री आ गई वहां पे, एक जगह बाउंड्री 0, एक बाउंड्री 2.31 मिलीमीटर। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी है, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को हम यहाँ पे प्रिसाइजली डिफाइन नहीं कर सकते। यू कैन सी दैट। ओके, तो अगेन बुलेट इज क्लासिकल पार्टिकल, क्लासिकल ऑब्जेक्ट, और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्वांटम मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे एक समझ लो, बुलेट की साइज सोचो थोड़ी। बुलेट की साइज कितनी होगी? 1 इंच की तो होगी ना, मतलब 2 सेंटीमीटर की तो होगी। अब 2 सेंटीमीटर की ओरिजिनल जो साइज है बुलेट की, उसकी साइज की मेजरमेंट जो है, मान लो बुलेट जा रही है, यहां से निकल के इस तरफ गई, ऐसे ऐसे ट्रैवल करती गई, तो कोई पूछेगा कि कितना ट्रैवल किया बुलेट ने, फॉर एग्जाम्पल, हाँ फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या कर सकते हो कि एक डिस्टेंस बोलोगे, डिस्टेंस बोलोगे ना, तो उस डिस्टेंस के मेजरमेंट में आने वाली एरर कितनी है? 8.4 इंटू 10⁻⁻32 मीटर की एकदम नेग्लिजिबल एरर है। सोचो, तो मतलब आप क्या कर सकते हो? आप ऐसा बोलोगे कि ये एरर काउंट करेंगे हम? करोगे काउंट? अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रैवल करते हो बाय कार, ठीक है, तो उतने बड़े डिस्टेंस को अगर आपको कोई पूछा आप कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, तो अगर आप जो किलोमीटर के आंसर में बोलोगे, तो कोई पूछे कि नहीं किलोमीटर तो ठीक है, साथ साथ में आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसकी एरर बोलो, तो अगर मान लो एरर 2 मिलीमीटर है, तो क्या आपने कश्मीर से कन्याकुमारी का जो बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसके सामने ये 2 मिलीमीटर की एरर क्या कोई मायने रखती है? इज इट रियली इंपॉर्टेंट? यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। बुलेट की साइज सोचो यार, 2 सेंटीमीटर की साइज के सामने ये 8.4 इंटू 10⁻⁻² मीटर की जो एरर आएगी ना, वो एरर जो है वो एकदम इग्नोरेबल है, मतलब पोजीशन आप प्रिसाइजली मेजर कर रहे हो। लेकिन इलेक्ट्रॉन की साइज सोचो, इलेक्ट्रॉन की साइज कितनी है? बहुत ही छोटी, बहुत ही छोटी है, और उतनी बहुत ही छोटी साइज में एरर देखो मिलीमीटर में है। समझे कि नहीं समझे? एरर मिलीमीटर में है। मतलब अगर आपने आपके घर से बेसिकली आपके पड़ोसी के घर तक ट्रैवल किया है, और उस ट्रैवलिंग की एरर कितनी आई, तो कि पूरा जहान घूम के आ गए, पूरा दुनिया वर्ल्ड घूम के आ गए, और उतना जो एरर आया है, क्या ऐसा हो सकता है? अगर इतनी बड़ी एरर है, ओरिजिनल मेजरमेंट से भी बड़ी एरर है, तो अपना रिजल्ट जो है वो क्या है? अच्छा रिजल्ट नहीं है। अच्छा रिजल्ट नहीं है मतलब उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। ऐसा रिजल्ट को बकवास रिजल्ट बोलेंगे, फेंक देंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए हमको ऐसा ही रिजल्ट मिलता है। इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का जो रिजल्ट मिलता है उसको हम क्या कर देंगे? फेंक देंगे, कंसीडर ही नहीं करेंगे। मतलब हम क्या बोलेंगे? पोजीशन को हम मेजर नहीं कर सके। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। क्यों? क्योंकि मोमेंटम मेजर कर रहे हैं ना भाई हम। वेलोसिटी पता है, मास पता है, देखो वेलोसिटी क्वेश्चन में दी है, तो वेलोसिटी पता है, पार्टिकल के मास भी पता है, मतलब मोमेंटम इज फिक्स्ड। तो आप जानते हो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से अगर मोमेंटम फिक्स्ड है तो पोजीशन फिक्स नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन किसके लिए? क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। बुलेट के लिए तो मिलती है फिक्स भाई, क्लासिकल ऑब्जेक्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। जो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे ये बेसिक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स के साथ हमने लेक्चर को खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले प्रॉब्लम में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से, ठीक है। और भी कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स जो है टेक्स्ट बुक के अंदर, वो भी हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, तो मुझे प्लीज पूछो, मुझे डायरेक्टली कम्युनिकेट करो, मेरे साथ बात करो। कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया है तो बारी बारी इस पर्टिकुलर लेक्चर को देखो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, बाय बाय।